हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे एक पत्थर की चोट से। क्या मेरे भाई, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबके लिए आ चुका हूं, मेरे भाई मंजिल बैच को लेकर के। जैसा कि आप सबका भारी डिमांड आ रहा था कि सर मंजिल बैच को स्टार्ट किया जाए, मेरे दोस्तों मैं मंजिल बैच की शुरुआत कर चुका हूं एकदम जबरदस्त तरीके से। परेशान होने की किसी भी बालक को कहीं से कोई जरूरत नहीं है। अब होगा धमाका, अब होगा विद्रोह मेरे भाई। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है माय डियर, आप सबसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्लासेस यहां पे कराए जाएंगे सारे के सारे क्लास को बड़े शिद्दत के साथ करते चलना, बड़े ईमानदारी के साथ पढ़ते चलना, क्योंकि आपके माता पिता आपके सपनों को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा परेशान है। और वैसे भी माय डियर, आपका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है, इतना ज्यादा नजदीक है कि भैया लगता है कि कब ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा और टल जाए, थोड़ा सा और टल जाए, थोड़ा सा और टल जाए तो मजा आ जाता। ऐसा आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी। बात समझ में आया। लेकिन परेशान नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है मेरे प्यारे साथियों। बस मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है। और मेहनत करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आपका भाई आपके सामने खड़ा है। बात समझ में आया। इसलिए परेशान मत होना, हताश मत होना, निराश मत होना, उदास मत होना, क्योंकि मंजिल बैच आपको मंजिल तक लेकर के जाएगा। ये वही बैच है, ये वही बैच है मेरे प्यारे साथियों जिसने 2023 के एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे बिहार में धमाका मचा दिया था, एक जबरदस्त धमाल मचाया था। इतना ही नहीं, हजारों स्टूडेंट्स इससे पढ़ करके मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए थे। एक बात मैं बता देता हूं मेरे भाई, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों, मैंने ऐप को लॉन्च किया था। जैसे ही मैंने ऐप लॉन्च किया मेरे भाई, उसमें कम से कम 1200 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे मेरे भाई। ये बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है मेरे भाई। बात समझ में आया। और हजारों बच्चे तो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पढ़ाई किए थे मेरे प्यारे साथियों। अब आपकी बारी है, अब आप मेहनत करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो और जी तोड़ मेहनत करो मेरे भाई, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए हाजिर हूं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या सारे के सारे लोग तैयार हो? आर यू रेडी गाइस? जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो। अरे भैया क्लास की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। और मेरे भाई मैं आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आपके सफलता में थोड़ा सा योगदान देने के लिए आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। और हम लोग रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, वो भी एकदम जबरदस्त तरीके से। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं, ओ बिहार वासियों, बिहार का लल्ला जरा गौर से सुनो, मैं इस बात का गारंटी देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि जो चीज पढ़ाऊंगा क्लास में ही याद करवाऊंगा। इस बात का मैं 110% एश्योरेंस देता हूं माय डियर। बात समझ में आया। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। आप सब लोग पूरे एनर्जी के साथ रहना मेरे भाई, और सारे के सारे दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि बिहार का एक भी बच्चा अब यह नहीं सोचेगा कि इंग्लिश मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ हूं मेरे भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब, अब नहीं पढ़ोगे तो कब? फेल करोगे तब? नहीं 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 नहीं, फेल नहीं करना है गुरुजी, अब तो हम लोग को पढ़ाई करना है, वो भी एकदम जबरदस्त तरीके से। बोलो हाँ, आ जाओ मेरे भाई आ जाओ। ठीक है, तो देखिए आज जिस चैप्टर को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो प्रोज सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, इस बार का टारगेट आपका 95 पार होना चाहिए। अब की बार 95 पार, जल्दी से कमेंट करो मेरे सारे के सारे शेरों, अब की बार 95 पार। दिल और दिमाग दोनों में इस बात को फिट करते हुए चलना। बोलो हाँ, बोलो हाँ मेरे भाई, तुम बोलोगे सर। तो आप एक बात और, डेली हम लोग मिलने वाले हैं शाम को 6 बजे, इसलिए सारे के सारे बच्चे शाम को 6 बजे सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे एकदम तैयार हो जाना मेरे भाई, क्योंकि मंजिल बैच आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे मेरे भाई। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर दिया करूंगा। बात समझ में आया? आ जाओ मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। देखो मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि सर ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसको लिखने का काम कौन किया था गुरुजी? एक बार इसके बारे में बता देते ना तो हमको मजा आ जाता। हम बोले रे भाई, हम तुमको कब मना किए कि हम नहीं बताएंगे? कब मैंने मना किया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा? जरा बताओ ना।
अरे जरा बताओ ना भाई, मैंने कब मना किया कि नहीं बताऊंगा? मैंने तो मना नहीं ना किया। अरे भैया मना भी नहीं किया और साथ भी निभाऊंगा, साथ भी निभाऊंगा और मजा भी आएगा। मैं फिर से बता दूं, इंग्लिश से मोहब्बत करना ना सिखा दूं तो मुझे कहना मेरे भाई। आ जाओ देखो, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने का काम कौन किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भैया कि सर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था डियर महात्मा गांधी। क्या नाम था मेरे लाडलो? आप बोलोगे महात्मा गांधी। चिल्लाओ भैया, चिल्लाओ, चिल्लाओ मतलब आवाज लगाओ। कौन लिखा? महात्मा गांधी। अब मैं बात करता हूं इस महात्मा गांधी के जीवन यात्रा को लेकर के। तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी जीवन यात्रा 1869 से स्टार्ट होती है और 1948 तक जाती है। इसका मतलब समझ में आया? अरे भैया इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि 1869 को 1869 को ये जन्म लिए थे और 1948 को इस दुनिया को अलविदा बोल गए थे। बोलो हाँ। भारत की इस पवित्र धरती पे, भारत की इस पवित्र धरती पे महात्मा गांधी साहब का जन्म हुआ था। कब? 1869 को। डेथ कब हुआ? 1948 को। कोई बात नहीं मेरे भाई, सभा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज को जरा सा हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जी जान लगा देते हैं मेरे भाई, जी जान। मच्छर उछल कूद करेगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार करके खाऊंगा नहीं। बट ठीक है, चलो देखो आगे देखो। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करें मेरे भाई कि सर ये सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस है गुरुजी, एक बार बता देते ना तो मजा आ जाता, और इतना ही नहीं दिल भाग भाग भी हो जाता। रुक जाओ रुक जाओ, बाद में हम लोग बात करेंगे कि सर सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जल्दी से देखना। जिस इंसान ने लिखा उस इंसान का तस्वीर आपके सामने है मेरे भाई, और उस इंसान का नाम है महात्मा गांधी। ये हंसता हुआ चेहरा, ये खिलखिलाता हुआ चेहरा आपके स्क्रीन के सामने मैंने अभी के अभी डिस्प्ले किया मेरे भाई। बात क्लियर है? चलो मेरे भाई आगे देखो। आगे हम लोग बात करते हैं इस महात्मा गांधी को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर इस चैप्टर को लिखा कौन। तो मैंने अभी अभी बोला कि गुरुजी इस चैप्टर को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। बोलो ना, क्या नाम था मेरे भाई? आप बोलोगे सर महात्मा गांधी। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म को लेकर के कि सर महात्मा गांधी साहब पैदा कब हुए थे, तो तुम चिल्ला करके बोलोगे कि 2 अक्टूबर 1869 को। अरे बोलो भाई, तुम बोलोगे सर 2 अक्टूबर 1869 को इनका पैदाइश हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर इनका डेथ कब हुआ था, ये इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थे। तो मैंने बताया 30 जनवरी 1948 को इनका डेथ हो चुका था। इसका मतलब ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के प्यारे हो चुके थे। कब? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। प्लीज कीप इट इन योर माइंड माय डियर। ओके, चलिए आगे देखिए। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के फुल नेम को लेकर के कि सर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या कोरिया के बच्चा को भी अगर अभी कॉल लगा दूं और उससे पूछूं कि भाई तू बता दे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो वो भी चिल्लाएगा और बोलेगा गुरुजी आपको नहीं पता है क्या? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है भाई? जल्दी बोलो बोलो बोलो। ओ टोपी वाले, ओहो बोलो बोलो। रजाई के तर में बैठ करके देखने वाले लाडलो, आवाज लगाओ। आप बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था, सॉरी इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था डियर? आप बोलोगे सर मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आगे देखिए। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। इतना ही नहीं मेरे भाई, इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को मेरे भाई, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपिता कहा जाता है। अरे भैया रुको थमो, राष्ट्रपिता के साथ साथ इनको बापू भी कहा जाता है। एक बार रिपीट प्लीज, रिवाइज बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि महात्मा गांधी साहब का जन्म कब हुआ? 1869 को। इनका डेथ कब हुआ? 1948 को। भाई मेरे, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कहां से बिलोंग करते थे? तो इंडिया। इंडिया के भैया नामे से पता चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इनको किस किस नाम से जानते हैं, या कि ये पूरे के पूरे भारत में किस तरीके से फेमस है? तो बापू के नाम से हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को, या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट माय डियर? प्लीज कमेंट कीजिए जल्दी से। इतनी बातें समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी मेरे भाई, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। लेकिन फिर भी आप मुझे जरूर बताओ ये बातें आपको समझ में आई? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जरा सा देखना, जरा सा देखना। आगे हम लोग बात करते हैं कि सर जब हम लोग बात करते हैं इनके पिताजी के नाम को लेकर के, तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था मेरे भाई?
ओकर नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और एक बाबूजी के नाम में से मोहनदास को हटा दो और जो है उसको चिपका दो, तो कौन बचा? तो बचा करमचंद गांधी। बोलो कोई दिक्कत मेरे लाडलो? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। जब हम बात करते हैं इनके मम्मी को लेकर के, तो इनके मम्मी का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था मेरे भाई? पुतली बाई। तो एगो बात बता दे, सबका नाम तुम ले लिए हो, उसका नाम भी उनका नाम भी ले लिए हो, उनके पिताजी का भी नाम ले लिए हो, उनकी मम्मी जी का नाम भी ले लिए हो, अगर उनके वाइफ का नाम तुम नहीं लोगे, उसके कन्या का नाम तुम नहीं लोगे, उनके कन्या का तुम नाम नहीं लोगे मेरे भाई, तो समझो कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा बवाल हो जाएगा। पूरा का पूरा भारत मेरे भाई, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगी पूरा के पूरे भारत पे, और खास करके मेरे पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगी कि सबका नाम लेने में होता है और हमारा नाम नहीं लोगे। अरे भैया लेता हूं प्रभु, लेता हूं। तो उनके वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था मेरे भाई? कस्तूरबा गांधी। ये जो नाम सब मैं बोल रहा हूं ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया हूं, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन के लिए बताना जरूरी है मेरे भाई। आगे सुनो मेरे भाई, जरा देखना। अच्छा, महात्मा गांधी जी के बारे में गौर से सुनना। महात्मा गांधी जी के बारे में 5 साल आपके दिल में छप जाना चाहिए। कितना साल? 5 साल। अरे भैया 5 साल कौन कौन? सबसे पहला जिसका नाम है 1869, बोलो ना 1869। दूसरा 1893, क्या मेरे भाई? 1893। तीसरा 1915, बिल्कुल सही। और लास्ट है मेरे, सेकंड लास्ट है 1917, और लास्ट है माय डियर 1948। कितना साल दिमाग में रखोगे? बोलो, चिल्लाओ। तुम बोलोगे सर 5 साल। पहला 1869, दूसरा 1893, तीसरा 1915, चौथा 1917 और पांचवा 1948। इतनी बातें समझ में आई सबको? बोलो ना जी, समझ में आई। अगर समझ में आ गई मेरे भाई तो जरा सा आगे बढ़ो। जब हम बात करते हैं 1869 को लेकर के, तो मैंने क्या बताया आपको कि सर 1869 में ये पैदा हुए थे। क्या हुए थे? पैदा हुए थे। क्या हुए थे? पैदा हुए थे, ठीक है। जब हम बात करेंगे 1893 को लेकर के, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे। कहां गए थे मेरे भाई? साउथ अफ्रीका गए थे। बोलो ना, साउथ अफ्रीका गए थे। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, क्या वो साउथ अफ्रीका रहेंगे या साउथ अफ्रीका से वापस भी आएंगे? तुम बोलोगे वापस भी तो आएंगे। तो सवाल पैदा होता है कि सर वापस आए कब? तो आपका जवाब होगा कि सर वापस आ गए थे 1915 को। कब मेरे भाई? 1915 को। क्लियर है? अगला है कि सर 1915 को वापस आए, तो ये बताइए ना 1917 में क्या हुआ था? तो सुन ना भैया, 1917 में ये दौड़े दौड़े चंपारण चले गए। कहां? चंपारण। मैंने पहला बोला 1869 को पैदा हुए थे, 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे, 1917 को दौड़ते दौड़ते भागे भागे चंपारण में जाकर के बहुत बड़ा आंदोलन कर दिए थे, ठीक है। और जब बात आती है 1948 को लेकर के, तो 1948 में इस दुनिया को छोड़ करके ऊपर चले गए थे। 1948 में इस इंसान की डेथ हो गई थी मेरे भाई। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना। क्लियर है? अब आपके सामने एक खूबसूरत सा तस्वीर फिर लेकर के आ गया हूं मेरे भाई। बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया हूं, जरा देखना मेरे भाई, जल्दी से देखना। अब सवाल पैदा होता है कि सर जो महात्मा गांधी है ना, वो राजनीति में कब से लेकर के कब तक रहे? तो एक बात आपको बता दे, देखो 1915 में वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए, ठीक है, और 1915 से लेकर के 1948 तक ये पूरे के पूरे राजनीति में, भारतीय राजनीति में हकदार बनकर के रहे, उस पर अधिकार जमा करके रहे। कब से लेके कब तक? कब से लेके कब तक? 1915 से, बिल्कुल सही बात, 1915 से 1948 एकदम करेक्ट आंसर है। इतनी बातें समझ में आई? आगे देखिए। अब बात आती है कि सर ये महात्मा गांधी थे क्या? तो मैं आपको बताता हूं, he was more a spiritual leader than a politician। एक राजनेता के तुलना में, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता, एक राजनेता के तुलना में स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। मैंने क्या बोला? एक राजनेता के तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। याद रखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनेता के तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। अगर अब नहीं समझ में आया तो समझो कि कहीं नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए, इनका एक ऑटोबायोग्राफी था मेरे भाई। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो एक ऐसा कथा, एक ऐसा कथन जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, एक ऐसी जीवनी जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था मेरे प्यारे साथियों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा अनुप्रयोग।
किनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था? तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम था। और ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यही महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला करके पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो तुम भी चिल्ला करके बोलना माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है इतना तक? जल्दी से बताइए, ये बातें समझ में आई सबको? ओके चलो मेरे भाई आगे देखो। हर चीज को बड़े आराम से समझना, ठीक है, और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना मेरे भाई, तब मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि भैया एग्जामिनेशन तो एकदम हलवा हो चुका है, ठीक है। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। अरे भैया ये जो महात्मा गांधी जी है ना, ये जो महात्मा गांधी जो आपके सामने मेरे सामने जो पीछे में जो दिख रहे हैं महात्मा गांधी, ये जो दिख रहा है ना मेरे भाई, एगो बात बताते हैं, ये आर्टिकल लिखा करते थे। तुम बोलोगे सर ए एन और द आर्टिकल, नहीं बबुआ नहीं। आर्टिकल का मतलब ये लेख लिखा करते थे। उस समय एक बहुत अच्छा पत्रिका आता था मेरे भाई जिसका नाम है यंग इंडिया। तो इन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्होंने आर्टिकल्स तो लिखे लेकिन किसके लिए, तो आपका जवाब होगा यंग इंडिया के लिए। और आपके सामने फोटो भी है यंग इंडिया का मेरे भाई, जो कि यंग इंडिया के लिए महात्मा गांधी जी बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं मेरे भाई। गॉट माय पॉइंट? इस न्यूमरस का मतलब अनेकों अनेक, बहुत सारे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। अरे भैया महात्मा गांधी के बारे में बोला गया है कि महात्मा गांधी सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किए थे चीफ वेपन्स के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज ने मेरे पे शासन किया था उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया मेरे भाई? तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बोला, इन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया। ये ग्वार के जैसे, मतलब सॉरी मेरे भाई, सॉरी माफ करना, ये लाठा लठौल। अरे भैया लाठी उठा करके मारने की कोशिश नहीं किए थे, ये लाठी को लेकर के मार नहीं रहे थे, गन का इस्तेमाल नहीं किए थे। इन्होंने इस्तेमाल किसका किया? तो इन्होंने इस्तेमाल किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, मुख्य हथियार के रूप में। किसका मेरे भाई? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का। आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका मुख्य हथियार का नाम क्या था। तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, ही वॉज अ लॉयर, वो एक वकील थे। ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। पॉलिटिशियन, राजनेता थे। एंड राइटर, और लेखक भी थे। महात्मा गांधी जी मेरे भाई, महात्मा गांधी जी लॉयर भी थे, लॉयर मतलब वकील भी थे। ग्रेट लीडर, महान नेता भी थे। पॉलिटिशियन, राजनेता भी थे। स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता भी थे। और इतना ही नहीं, एक राइटर भी थे मेरे भाई, एक लेखक भी थे। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? अरे जल्दी बता दो मोरे बउआ रे, देव दर्शन बोलक हिया। चलो ठीक है आगे देखो। नेक्स्ट आगे है मेरे भाई इस चैप्टर के बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में पूरा का पूरा चीज मैंने बता दिया। और इस बात को मैं लिख करके देता हूं, किसी पेपर पे मेरे से साइन करा लो कि जितना चीज मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बताया हूं उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, तो चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है डियर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सवाल पैदा होता है कि सर इसका टाइप कैसा है, ये किस प्रकार का चैप्टर है? तो ये अपने आप में ऐसे है। कैसे है? तो ऐसे है। कैसे है मेरे भाई? तो याद रखना ये अपने आप में एक ऐसे है। ऐसे मतलब एक निबंध है, एक लेख है। बोलो बात क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि सर ये बताइए ना, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, ये लिया कहां से गया है? तो आपको बता दूं मेरे भाई, जानकारी के लिए आपके दिल में डाल दूं, महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या नाम था? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से निकाल करके आपके सिलेबस में चिपका दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेरे भाई, चुपचाप से बता दो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहां से लिया गया है। तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि सर उनके ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वहीं से निकाल करके आपके एग्जामिनेशन में, आपके सिलेबस में चिपका दिया गया है। बोलो हां, बोलो हां मेरे भाई,
समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर कोई पूछे कहां से लिया गया है तो तुम क्या बोलोगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। एक बात याद रखना, जहां पे मैं बुलवाने की कोशिश करता हूं ना बालक, जहां पे मैं बुलवाने की कोशिश करता हूं ना, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि चुपचाप से बोलते रहे, उसी में भलाई है। नहीं बोलोगे तो मामला तुम्हारा गड़बड़ होगा। बात समझ में आया ना, तो कोशिश करो बोलने का, नहीं बोलोगे तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा, याद नहीं होगा। और मेरा मोटो ही यही है मेरे भाई कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो क्लास में 110% बच्चों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, शर्माओ मत कि मम्मी क्या बोलेगी, चाचा क्या बोलेंगे, भैया क्या बोलेंगे। अरे यार सबको अभी साइड करो, अभी आपका फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। दैट इज योर टारगेट। ओके, चलिए आगे हो, ये पूरा बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, जरा सा देखना। अब बात किया गया है कि मेरे भाई इस पूरे के पूरे चैप्टर में किस चीजों के बारे में, किन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। तो मैंने लिखा इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में। साउंड फाउंडेशन का मतलब ठोस आधार। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में जिक्र करते हैं, विच सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि मेरे प्यारे साथियों समय के साथ लगातार ये समय के साथ लगातार ये बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि समय बदल रहा है लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक नहीं बदली है। ये वैसा ही है मेरे भाई। बोलो इतनी बातें समझ में आई, जल्दी बता जल्दी बता। He successfully withstood the passage of time। बोलो बात क्लियर है भाई मेरे, जल्दी बताओ। इतनी बातें सबको समझ में आई? कमेंट कीजिए मेरे भाई, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और कमेंट तो आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो सर, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ मेरे भाई रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। अभी क्या, अभी अब पढ़ लो, इसके बाद ऐप इंस्टॉल कर लेना। अभी मत करो मेरे भाई, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, आइए देखिए आगे है मेरे भाई। लास्ट में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, देखो सुनो। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट, वो ये भी बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वो भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में अंतर को भी बताते हैं। भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको बताने का काम महात्मा गांधी करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखो। अब देखो मेरे भाई, जरा सा फोकस करना। महात्मा गांधी के अनुसार कुछ बातों को याद रखना है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी हिम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हिम इस्तेमाल हुआ है महात्मा गांधी के लिए। यानी महात्मा गांधी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग। महात्मा गांधी के अनुसार जो भारतीय सभ्यता है वो मोरल बीइंग पे आधारित है। तुम बोलोगे सर मोरल बीइंग का मतलब क्या हुआ, तो मोरल बीइंग का मतलब हुआ मेरे भाई नैतिकता। क्या चीज, नैतिकता पे आधारित है। एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी। और जब हम बात करते हैं पश्चिमी सभ्यता को लेकर के, तो जो पश्चिमी सभ्यता है मेरे प्यारे साथियों, वो मटेरियलिटी पे फोकस करता है, मटेरियलिटी से संबंधित है, रुपये पैसों से संबंधित है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, तो ये नैतिकता से रिलेटेड है मेरे भाई। ठीक है, नैतिक समझ में आया, किस तरीके से लोगों से बात करना है, ये सब चीज कौन सिखाती है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये सारी की सारी चीज जो है ना, वो बेसिकली नैतिकता, आई मीन ये नैतिक चीज कहलाती है। ओके, बात समझ में आया भाई? जल्दी बताओ प्लीज। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा बफर, ये वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ये हो गया होगा, खैर परेशान मत होना। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना। देखो आपके सामने मैंने लिखा मोरलिटी मतलब नैतिकता, जो कि एथिक्स की बात करेगा। एथिक्स मतलब ये नैतिकता की, नैतिक वाली चीजों को लेकर के बात करेगा, सब चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, कि आपका रियल में क्या ये वो तीसरे मतलब थोड़ा सा अच्छे चीजों को लेकर के जिक्र करेंगे, उसको हम लोग मोरालिटी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मटेरियलिटी को लेकर के, तो ये सोचेगा कि पैसा कहां से आए, रुपया धन दौलत कहां से आए, किसको मार करके लूट करके खरोच करके पैसा जेबी में डाल ले। ये बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिखाती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे सुनते रहना, हर एक चीज सुनना। ठीक है, नेक्स्ट। अब महात्मा गांधी यहां से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से और कहते हैं, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटवीन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता ने, मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज ने या फिर जो भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, वो दुनिया में किसी से मात खाने वाली नहीं है, किसी से पीछे हटने वाली नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहने वाली सभ्यता है।
ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा महात्मा गांधी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। जैसे मैं चिल्ला करके बोल रहा हूं ना, ऐसे महात्मा गांधी बोलते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि इंडिया की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो पूरे के पूरे दुनिया में किसी से मात खाने वाली नहीं है, किसी से पीछे हटने वाली नहीं है, किसी के कदमों में जाने वाली नहीं है। क्यों मेरे भाई? आगे वो कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर इंसेस्टर्स। कोई भी इंसान बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता द सीड्स, उस बीज को, सोन आवर इंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज ने बीज बोया है। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, सीड्स का मतलब बीज। बात समझ में आया? यानी जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। जैसे देखो पुराने जमाने में क्या होता था मेरे भाई, पुराने जमाने में होता था कि इस तरीके से महिलाएं जाती थी, इस तरीके से महिलाएं जाती थी, पानी भर करके लाती थी। आप देखो गांव घर में ये सब चीज, ये हमारी सभ्यता है मेरे भाई, ये भारतीय सभ्यता है और मैं भारतीय सभ्यता को सैल्यूट करता हूं मेरे भाई। बहुत सही, कितना खूबसूरत तस्वीर लगता है मेरे भाई। आगे देखो, आगे कहते हैं रोम वेंट, वो कहते हैं कि भारत में बहुत सारे, सॉरी इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यता आई। जब हम बात करते हैं इस रोम को लेकर के तो रोम वेंट, रोम चला गया, रोम भी गायब हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हुआ। रोम चला गया इसका मतलब ग्रीस भी चला गया। एंड द राइट ऑफ फेरोस वाज ब्रोकन। और एगो बात बता देते हैं, ये जो फेरोस है ना, फेरोस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं फिरौन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फिरौन। और ये जो फेरोस है मेरे प्यारे साथियों, ये इजिप्ट का शासक है। किसका शासक है? इजिप्ट का शासक है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। कहां का रूलर है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा इजिप्ट का रूलर है। ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, यही है फेरोस, इजिप्ट के शासक हुआ करते थे एक समय पे। बात समझ में आया? तो बोला गया है कि रोम चला गया, रोम की सभ्यताएं गायब हो गई, ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जो इस फेरोस का ताकत था, जो इस इजिप्ट के शासक का ताकत था, वो भी कंप्लीटली टूट चुका है, हताश हो गया है, निराश हो गया है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया। जापान का पश्चिमीकरण हो गया कहने का मतलब यह हुआ कि जापान भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सैड, लेकिन चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी अपने साउंड फाउंडेशन पे आधारित है, अपने ठोस चीज पे रुकी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जैसा पहली सभ्यता थी अभी भी ऐसा ही है मेरे भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर? अरे बोलो ना, आवाज लगाओ मेरे भाई, आवाज लगाओ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो। इतनी बातें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट, अगला हम लोग बात करते हैं। यहां देखो जितना चीज मैं लिख करके लाया हूं वहां सारे से मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टपकेंगे। बात समझ में आए? इसलिए मेरे भाई क्लास को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना। ठीक है, आगे है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम। मेरे भाई यूरोप के जो लोग हैं, कहां के लोग? यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखे गए रचना से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बड़े आराम से सुनना, मैंने क्या बोला कि सर ये जो यूरोप के लोग हैं, कहां के लोग? यूरोप के जो लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, वो रोम और ग्रीस के लोगों द्वारा लिखी गई जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी रचना है, उस सबको पढ़ करके उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप के लोग जो है ना मेरे भाई वो कहां से सीखते हैं, तो याद रखिएगा यूरोप के लोग जो है ना वो बेसिकली ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखे गए राइटिंग से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसे पढ़ रहा हूं और जो भी अच्छी चीज है उसको सीख रहा हूं, लेकिन यूरोप का सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गया है, मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखूंगा, उसकी अच्छी बातें रखूंगा, दिमाग में रखूंगा, जो बुरी बातें हैं जिसकी वजह से वो फेलियर हुआ है उस सबको मैं साइड करते हुए चलूंगा। ऐसा यूरोप के लोग बोलते हैं मेरे भाई। ये यूरोप के लोग आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सारे के सारे इन सब चीज के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अभी भी इमूवेबल है। इमूवेबल कहने का मतलब वो स्थिर है, ये हिलता डुलता नहीं है, ये डगमगाता नहीं है। याद रखिएगा, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब मेरे भाई स्थिर है, ये मूव नहीं करता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे बोला गया इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पे एक आरोप लगाया गया है
गौर से सुनना, इंडिया पे एक आरोप लगाया गया है, और केवल इंडिया पे नहीं, इंडिया के लोगों पे यह आरोप लगाया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अनसिविलाइज्ड होते हैं। अनसिविलाइज्ड कहने का मतलब हुआ मेरे भाई असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और स्टॉलिड होते हैं। इग्नोरेंट मतलब हम कह सकते हैं कि क्या, गंवार होते हैं। स्टॉलिड मतलब जिद्दी टाइप के होते हैं। सॉरी सर, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि सर वहां के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। महात्मा गांधी कहते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के इंडिया पे अधिकार जमाना चाहे। इंडिया पे ना जाने कितने लोगों का शासन हुआ, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे शासन किए, सारे के सारे लोगों ने अपना सिविलाइजेशन इंडिया पे थोपने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंडिया किसी से हारने वाला नहीं है, किसी को अपने ऊपर हार भी नहीं होने दिया आज तक सिविलाइजेशन के मामले में। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आगे आगे बोला गया है सिविलाइजेशन को। यहां पे महात्मा गांधी साहब जो है ना सिविलाइजेशन को बताते हैं कि रियल में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। महात्मा गांधी साहब कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो सभ्यता है वो एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो किसी भी इंसान के कर्तव्य के रास्ते को बताता है। मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी इंसान के कर्तव्य के रास्ते को बताने का काम सिविलाइजेशन करता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। तुम बोलोगे सर कर्तव्य के रास्ते कहने का मतलब क्या हुआ? कर्तव्य के रास्ते कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपका काम है मेरे भाई उसको बड़े आराम से करना, बहुत ईमानदारी से करना। जैसे मेरा पढ़ाने का काम है तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, आपका पढ़ने का काम है तो आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। ये हमारी सिविलाइजेशन सिखाती है। बात समझ में आया? किसी के यहाँ आप काम करते हो मेरे भाई तो उनकी बात को मानना, ये भी हमारी सिविलाइजेशन सिखाती है। बात समझ में आया? सारे के सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? अपने से बड़ों को किस तरीके से, अपने से बड़ों से किस प्रकार से बात करते हैं, अपने से छोटों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, ये हमारी भारतीय सभ्यता सिखाती है। क्योंकि वो भी बात करेंगे किस तरीके से मेरे भाई, वो भी अपना ड्यूटी है, एक कर्तव्य है मेरे भाई। ओके ना? चलिए नेक्स्ट आगे देखो, अगला है अच्छा, मैंने बोला कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है सिविलाइजेशन जो है ना मेरे भाई एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो किसी इंसान के कर्तव्य के रास्ते को बताती है। ठीक है, लेकिन दूसरे शब्दों में सिविलाइजेशन को यह बताते हैं कि गुजरात के रहने वाले थे महात्मा गांधी। इतना चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कहां के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। इसलिए गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब वो बताना चाहते हैं कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है डियर ऑल? जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताओ, लिट मत करो। सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है भैया मेरे? तो आपका जवाब होगा गुड कंडक्ट। और गुड कंडक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, हिंदी में हम लोग इसको अच्छा आचरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अच्छा आचरण। क्लियर है? तो याद रखेगा, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का जो मतलब है मेरे भाई वो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है। अरे भैया देख रहे हो ना? चलो नेक्स्ट, कितना मेहनत करके आपके सामने ये चीज लाया हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई। आगे देखो, महात्मा गांधी एक बात कहते हैं कि एगो बात बता दे भारतवासियों, यहां पे लोगों का दिमाग एकदम पागल की तरह है। एगो चीज खरीदता है फिर दूसरा चीज खरीद लेता है। किसी के पास नॉर्मल फोन है तो वो सोचता है कि हम सैमसंग का अच्छा फोन ले ले, फिर सोचता है कि आईफोन ले ले। किसी के पास अगर नॉर्मल गाड़ी है मेरे भाई, बाइक है, तो वो सोचता है कि 4 व्हीलर ले ले। कोई इंसान एगो से बतियाता है तो वो सोचता है कि एगो और का नंबर मिल जाता, उसका नंबर मिल जाता ना तो बड़ा मजा आता। अरे वो बहुत अच्छी है, उसका नंबर मिल जाता ना तो बड़ा मजा आता। मतलब मेरे भाई आपका जो दिमाग है ना वो एक अच्छे तरीके से नहीं रहता है। इसलिए महात्मा गांधी साफ साफ और चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, वी नोटिस दैट, हम लोगों ने इस बात को लेकर के नोटिस किया है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मन है वो एक बेचैन परिंदा की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज्यादा चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अभी भी असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। और यही होता है, और ये फैक्ट यही होता है मेरे भाई। आप देखो किसी लड़के को देखना, एगो से बतिया लिया, फिर सोचेगा उसका नंबर मिल जाता, फिर सोचेगा ना 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 रोड पे चला, अरे भैया वो खूबसूरत है, उसका नंबर मिल जाता। यानी उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है ना, तो जितना ज्यादा उसको मिलता है उतना ज्यादा वो चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फिर भी ये असंतुष्ट ही रहता है। क्लियर है? तो मैंने बोला देखो यहाँ पे इंसान कितना ज्यादा परेशान है, दिख रहा है ना? ये जो माइंड है ना वो एक बेचैन परिंदे की तरह है, हमेशा हमेशा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, फेलियर रहता है, पेन रहता है, टायर्ड रहता है, बहुत सारे परेशानियों के साथ ये, बहुत सारे परेशानियों से ये जूझ रहा होता है। ठीक है, एक बेचैन परिंदे की तरह है, दिमाग में रख लेना, एक बेचैन चिड़िया की तरह है मेरे भाई। गॉट माय पॉइंट?
नेक्स्ट। अच्छा, ईमानदारी से बताना जो अभी मैं समझा रहा हूं मेरे भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं ना वो पूरे के पूरे बिहार में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, और कोशिश यह है कि आपके दिल में ये बातें छप जाए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसने बोला माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो आपका जवाब होगा कि सर महात्मा गांधी ने ही तो बोला था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लाइन कहां से लिया गया, तो तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि सर ये जो लाइन है ना वो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आगे देखो मेरे भाई। आगे इस लड़की को देख करके आप देखो, ये जो लड़की को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये खुशी को इंडिकेट कर रही है। महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जैसे ही हम अपने शौक में घुलते हुए चले जाते हैं, हम अपने शौक में इन्वॉल्व होते हुए चले जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, तो हम उतना ज्यादा अनियंत्रित होते हैं। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं कि जो खुशी है वो एक मेंटल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? मेंटल कंडीशन है। और ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हैप्पीनेस वाज लार्जली अ ब्लैंक, तो याद रखना हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो खुशी है मेरे भाई वो रियल आपका मेंटल कंडीशन है। अगर आप दिमाग से बहुत शांत हो, दिमाग से अगर आप खुश हो ना, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी एकदम खुश रहेगा। जैसे देखो इस लड़की को मेरे भाई कितनी खुश दिख रही है। बात समझ में आया? बात समझ में आया भाई? चलो आगे देखो। इसलिए अपने 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 पैशन को मेरे भाई लिमिट करके चलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे कहते हैं, आगे महात्मा गांधी जी साफ साफ कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। जरूरी नहीं है कि जो इंसान धनी है वो हमेशा खुश रहेगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एंड अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो इंसान गरीब है वो काफी ज्यादा नाखुश रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी बोलते हैं कि सर यह जरूरी नहीं है कि जो इंसान काफी ज्यादा खुश है, जो इंसान काफी ज्यादा धनी है वो काफी खुश होगा, और जो इंसान काफी ज्यादा गरीब है वो दुखी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने वो कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर लोगों को अक्सर नाखुश देखा गया है, और इतना ही नहीं जो गरीब लोग होते हैं उसको अक्सर खुश देखा गया है। और ये सच बात है मेरे भाई, ये सच बात है। आपके पास धन दौलत ज्यादा है मेरे भाई, इसका मतलब आपको परेशानी भी ज्यादा। लोग सोचेंगे कि उसको टपका दे, तो तुम जरा बच बच करके चलोगे, कोई हमरा मार न दे, कोई हमरा मार न दे। हे भैया हम कार में जाएंगे, हम पैसा को ना अच्छे से रखेंगे। डर होगा उतना ज्यादा आप बेचैन रहोगे, उतना ज्यादा आप दुखी में रहोगे। लेकिन इस इंसान को देखो यार, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सावरे। देखो ये गरीब इंसान है लेकिन कितना खुश है, कितना खुश है। तो यही इसलिए महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान धनी है वो खुश रहेगा और जो इंसान गरीब है वो नाखुश रहेगा। मैंने अक्सर धनी लोगों को काफी ज्यादा नाखुश और गरीब लोगों को अक्सर मैंने खुश देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देखिए, आगे महात्मा गांधी कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सारे के सारे चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, सारे के सारे चीज के अवलोकन करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डिस्वेडेड, दूर करते थे अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे ना वो हम सारे के सारे लोगों को दूर करते थे, किससे? लग्जरीज एंड प्लीजर से, आराम देने वाली चीजों से और खुशी देने वाली चीजों से हम सारे के सारे लोगों को, हमारे पूर्वज दूर रखते थे। वो कहते थे कि मेरे भाई एगो बात बता दे, कहते थे हमारे पूर्वज कि हमको मशीन का आविष्कार करना नहीं आता है क्या? हमको भी मशीन का आविष्कार करना आता है, लेकिन हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम मशीन का धीरे धीरे गुलाम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई। हमारे जो पूर्वज थे वो खुशी देने वाली चीज से, जितनी भी चीजें खुशी देती है मेरे भाई, उन सारे के सारे चीजों से हम लोग को डिस्वेड करके रखते थे, दूर करके रखते थे भैया। आगे वो बोलते हैं इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, हमारे पूर्वज कहते हैं इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, दैट कि वी डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को जानते थे, दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हम अपने दिल को इन सारे की सारी चीजों में लगा दे, वी वुड बिकम स्लैब्स, तो हम धीरे धीरे इन सारे के सारी चीजों का गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपने मोरल फाइबर को खत्म कर लेंगे।
हमारे पूर्वज को ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो है ना वो कैमरा का आविष्कार, फोन का आविष्कार, डिजिटल बोर्ड का आविष्कार नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे। वो भी मेरे भाई ट्रैक्टर का आविष्कार करके ट्रैक्टर से खेत जुताई करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लोग मशीनरी का आविष्कार करना स्टार्ट कर देंगे तो हम सारे के सारे लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने इतना रिपीट किया इसको। ठीक है, आगे देखिए। अब रियल है मेरे भाई, अगर मशीन का आविष्कार अभी देखो, जैसे अभी देखो ना, हम सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं मशीन का गुलाम ही तो हो गए हैं। अगर कैमरा नहीं होता तो आपको नहीं पढ़ा पाते मेरे भाई, ये बोर्ड नहीं होता तो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते, ये माइक नहीं होता तो आपके सामने इतना अच्छा वॉइस नहीं जा पाता, साउंड नहीं जा पाता। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम हो गए हैं। अगर फोन नहीं रहता तो आजकल हम किसी से बात नहीं कर पाते डियर। समझ में आया? तो इसलिए हमारे पूर्वज हम लोगों को इससे दूर किया करते थे। नेक्स्ट आगे दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, वे लोग देखे, आवर हैप्पीनेस, आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारा वास्तविक खुशी है, हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स और फीट। हैंड्स मतलब हाथ, फीट मतलब पैर। वो कहते हैं, हमारे पूर्वज के बारे में उन्होंने बोला कि उन लोगों ने ये बात देखा, उन लोगों ने ये बात देखा कि जो वास्तविक खुशी है, जो वास्तविक खुशी है वो हाथ और पैर के प्रॉपर इस्तेमाल करने से ही मिलता है। अगर हाथ और पैर से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तब जाकर के हमको वास्तविक खुशी मिलता है। ऐसा कौन बोले? तो ऐसा महात्मा गांधी ने बोले। किनको लेकर के? तो पूर्वज को लेकर के, एंसेस्टर्स को लेकर के। ठीक है, हमारे पूर्वज मेरे प्यारे साथियों खेत हल चलाते थे, लेकिन आजकल हल नहीं, आजकल तो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा ट्रैक्टर आ गया है। ठीक है ना? चलो आगे देखो। नेक्स्ट काम की बात करते हैं मेरे भाई, जरा सा नजर डालना। आगे है, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य लोग हैं वो बड़े आजादी के साथ रहते थे। सामान्य लोग को कोई दबाव नहीं था, बड़े आजादी के साथ रहते थे। देखो ना, इस बंदे को कोई कष्ट नहीं है, एकदम मस्त होकर के झोपड़ी में है, एकदम अच्छे तरीके से है। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने खेती कृषि बाड़ी में जो उनका पेशा था उसमें अच्छे तरीके से लगे हुए थे। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा मेरे भाई, ये जो एग्रीकल्चर का फोटो दिख रहा है ना, ये जो एग्रीकल्चर का तस्वीर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारे गांव के लोग हैं ना, सामान्य लोग हैं ना, वो आराम से अपने एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। इसको कहीं से कोई परेशानी ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अगला है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, द अंडर नो सिविलाइजेशन, और ना ही कोई सिविलाइजेशन है, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। इस दुनिया में ना तो ऐसा कोई चीज है और ना ही कोई ऐसी सभ्यता है जो सारे के सारे इंसान को परफेक्ट बना दे, एक इंसान में परफेक्शन पैदा कर दे, एकदम 100% उसके अंदर पॉजिटिव चीज भर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ना तो कोई सिविलाइजेशन है और ना ही इस दुनिया का कोई भी भाग है। अच्छा ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि ये लाइन कहां से लिया गया है, तो दिमाग में रख लेना, ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोला गया है, महात्मा गांधी कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम का विरोध नहीं करता हूं, मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता हूं। आई एम थैंकफुल, बल्कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग, बहुत सारी चीजों के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न लिटरेचर, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें वेस्टर्न लिटरेचर से सीखी है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? आगे देखिए। आगे वो कहते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर मैडनिंग टू रेसिस्ट। बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं, बहुत ब्रिलियंट चीज है जो अभी अभी तुरंत निकला है, और तुरंत निकला है मेरे प्यारे साथियों, इनका खोज अभी अभी हुआ है, वो सारे के सारे इंसान को कहीं ना कहीं पागल बनाने का काम करता है। इंसान उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अगला वो कहते हैं कि सर इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में अंतर क्या है, जरा सा बता दीजिए ना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बेसिकली मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के डियर, तो इंडियन सिविलाइजेशन भगवान में विश्वास करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन भगवान पे विश्वास नहीं करता है। एगो बात आपको बता दे, नई बात, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है मेरे भाई,
ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसके अलग अलग नाम है। जैसे इसी को हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोल देंगे तो कहीं से कोई कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात क्लियर है। इसी को हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन बोल देंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग में डाल लेना, यूरोपियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, सारा का सारा जो है ना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ही आता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बताया कि सर जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है वो भगवान पे विश्वास करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन भगवान पे विश्वास नहीं करता है। जब हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के तो ये मोरलिटी को बढ़ावा देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के तो ये इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, अब देखो मेरे भाई बढ़ावा कैसे देता है। ये इंडियन सिविलाइजेशन का फोटो है और ये इंडियन कल्चर है और ये वेस्टर्न कल्चर है। आप देखो जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस भारतीय भारतीय लेडी को देख करके तो क्या गजब दिखती है मेरे भाई, इतनी खूबसूरत दिखती है। आप सोच सकते हो कि साड़ी में कितनी जबरदस्त दिखती है। इनका कंपैरिजन आप दुनिया के किसी भी लेडी से नहीं कर सकते हो, ये अपने आप पे यूनिक है। लेकिन यही दूसरे जगह देखो ये एकदम जैसा मन होता है वैसा कपड़ा पहन लेती है। देखो ना कैसा कैसा पहन लिए, देखो तो ये कैसा कैसा कपड़ा सब पहन ली है। आजकल तो जमाना ऐसा हो गया मेरे भाई कि छोटकिनवा छोटकिनवा कपड़ा सब पहन करके लोग घूमते हैं। अरे भैया महात्मा गांधी भी ऊपर से सोचते होंगे कि मैं बोला था कि भारतीय सभ्यता सबसे अच्छी सभ्यता है, लेकिन शहर में आप भारत में ही जाकर के देखो मेरे भाई मामला कितना गड़बड़ है। पता नहीं चलेगा कि कपड़ा पहन ले है कि नहीं पहनी हुई है। उर्फी जावेद को देखो, मन तक करता है उसके जाकर के मुंह पर मारे, कपड़ा पहनने का कोई तरीका ही नहीं है। दिशा पाटनी को जाकर के देखो तो बड़ा बुरा लगता है। बात समझ में आया। खैर वो सब तो दूर की बात है, उस सबको फॉलो मत करना, कभी भी उस सब पे ध्यान मत देना। आप अपने सिविलाइजेशन को, आप अपने कल्चर को खुद बचा करके चलोगे मेरे भाई, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखो आगे बोला गया आफ्टर ऑल, खैर आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में कुछ तो है दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। हिंदुत्व में आखिर कुछ तो है जो इस पूरे के पूरे सभ्यता को अभी तक बचा करके रखी हुई है। हिंदुत्व में कुछ तो है मेरे भाई जो पूरे के पूरे सभ्यता को अभी तक बचा करके रखी है। किस सभ्यता को? तो भारतीय सभ्यता को। अब कुछ पॉइंट को दिमाग में रखना। सबसे पहला पॉइंट, एट्टिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर एट्टिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, लाइट कट गया है, प्लीज वेट करना, ठीक है। देखो मेरे भाई आप देखते रहना, लाइट का इश्यू है माय डियर, थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके चलना प्लीज, बस थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, लाइट मेन टाइम पे कट गया तो देखो मेरे भाई जरा सा नजर डालो। मैंने क्या बोला, कुछ पॉइंट को आपको दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना है। जैसे मैंने बोला एट्टिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस। जो एट्टिक सिविलाइजेशन है वो कहां से रिलेटेड है, कहां से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए कि सर एट्टिक सिविलाइजेशन ग्रीस से संबंधित है। पॉइंट दिमाग में डाल लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर एट्टिक सिविलाइजेशन कहां से रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा कि सर एट्टिक सिविलाइजेशन ग्रीस से रिलेटेड है। कहां से मेरे भाई लोग? आप बोलोगे सर एट्टिक सिविलाइजेशन ग्रीस से रिलेटेड है। बोलो बात क्लियर है भैया? इतनी बातें सबको समझ में आई? एक बार बताओ ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। एट्टिक सिविलाइजेशन कहां से रिलेटेड है? तो आपका जवाब होगा कि सर एट्टिक सिविलाइजेशन जो है ना वो ग्रीस से रिलेटेड है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे बोला गया है अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडिया के लोग अपनाना स्टार्ट कर देंगे तो इंडिया को ये क्या कर देगा मेरे भाई? इंडिया को ये र्यून कर देगा। र्यून कहने का मतलब होता है मेरे भाई बर्बाद करना। र्यून कहने का मतलब क्या हुआ डियर? आपका जवाब होगा बर्बाद करना। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल र्यून फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन एक बर्बादी का कारण बनेगा इफ वी कॉपी इट, अगर हम भारतीय इसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो। क्लियर है? आगे बोला गया प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जरा गौर से सुनना। प्लेन लिविंग के जगह पे सिंपल लिविंग भी दे सकता है, तो दिमाग में डाल लीजिएगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। जब पूछेगा मोटो ऑफ तब आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। जब पूछेगा मोटो ऑफ तब आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। गौर से सुनना, सिंपल लिविंग पूछे या फिर प्लेन लिविंग पूछे, जब मोटो ऑफ आ जाएगा
तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। और जब जब रहेगा मेरे भाई बेस्ड ऑन, तब आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। प्लीज माय डियर ऑल गौर से सुनना, तब आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में डालो मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त चीज मैंने आपको बताया। प्लीज, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है मेरे भाई, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो मोटो देखने को मिलेगा बाबू, तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। जब देखने को मिलेगा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, तब आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है मेरे भाई लोग, आगे बढ़े। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहना, केवल पढ़ाई करो मेरे भाई, इधर उधर की बातें करने में कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ चीजों को याद कर लेना है। जो हमारे पूर्वज थे, मैंने बताया था कि हमारे जो पूर्वज है वो गांव घर में रहना ज्यादा पसंद करते थे। हमारे पूर्वज जो है ना वो शहर में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बातें चल रही थी कि अगर वो शहर में जाएंगे ना तो शहर में चोर डाकू सब बहुत ज्यादा होता है और अमीरों द्वारा गरीबों को लूटा जाता है, शोषण किया जाता है। इसी वजह से जो है ना हमारे जो पूर्वज है मेरे भाई वो गांव में ही रहते थे, अपने 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 ही गांव में रहते थे, ठीक है, विलेजेस में रहना ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए मैंने लिखा आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वज ने आनंद लिया ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल कहने का मतलब हुआ जो आप घर में रह करके पूरा चीज करते हो मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड होम रूल। सीधी बात, एकदम सिंपल बात, ठीक है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस रूल को एंजॉय किए थे, तो आपका जवाब होगा होम रूल को एंजॉय किए थे। नेक्स्ट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, मैंने अभी अभी बोला जब आपसे पूछा जाएगा बेस्ड ऑन तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। कौन मेरे भाई, इंडियन सिविलाइजेशन। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, फेरोस इज द रूलर ऑफ इजिप्ट, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया ये फेरोस कहाँ का शासक था मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर फेरोस जो है ना वो इजिप्ट का शासक था। कहाँ का शासक था डियर, आप बोलोगे सर इजिप्ट का शासक था। दूसरे लैंग्वेज में ये भी पूछ सकता है कि इजिप्ट का शासक कौन था, तो आपका जवाब होगा कि सर फेरोस था। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, गिबन इज एसोसिएटेड विद इटली, गिबन किससे एसोसिएटेड था, किससे जुड़ा हुआ था, तो आपका जवाब होगा सर इटली से जुड़ा हुआ था। मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला एटिक सिविलाइजेशन कहां से रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा कि सर एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से रिलेटेड है। मैंने अभी अभी आपके सामने बोला, देखो ना कहीं पे देखो ना, मैंने लिखा था एटिक सिविलाइजेशन कहां से रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा कि सर ग्रीस से रिलेटेड है। अगला, गिबन जो सिविलाइजेशन है वो कहां से रिलेटेड है, तो इटली से रिलेटेड है। अगला, ये जो फेरोस आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, ये फेरोस कहां का शासक था, आपका जवाब होगा इजिप्ट का शासक था। अगला, अगला क्या, अब तो पूरा का पूरा मामला क्लियर ही है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जरा सा देखते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं डियर, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलो, जितना चीज मैं पढ़ाया हूं इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला, हमारे पूर्वज किस रूल को अपनाए, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हमारे जो पूर्वज थे ना वो तो गांव घर में रहना ज्यादा पसंद करते थे, तो ट्रू होम रूल को अपनाए। जब आपसे पूछा जाएगा कि सर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तुम बोलोगे अच्छा गुरुजी मोटो पूछा है, तब मोटो पूछेगा तो हम जवाब कौन चीज देंगे हो, तो याद रखिएगा जब पूछेगा मोटो तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर, लेकिन जब पूछेगा बेस्ड ऑन तब आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। बोलो बात क्लियर है। फेरोस कहां का शासक था, तो आपका जवाब होगा कि सर फेरोस वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक थे। अगला, गिबन कहां से रिलेटेड है, तो गिबन कहां से एसोसिएटेड है, तो आपका जवाब होगा इटली से एसोसिएटेड है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये सारा का सारा चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और एक एक चीज को मैंने समझाने के लिए जी जान झोंक दिया है मेरे भाई, हर चीज आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जाओगे ना, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जाओगे मेरे भाई, तो आपको हर चीज याद रहेगा। इसलिए परेशान होने की, हताश होने की और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइट कटी हुई है मेरे प्यारे साथियों, अदरवाइज आपके सामने कुछ और बातें करते, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सभा को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है माय डियर ऑल, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप आप इंस्टॉल कर लेना मेरे भाई, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बात समझ में आया। दूसरी बात कि इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। वैसे आप सारे के सारे बच्चों को एक एक चीज याद भी हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए पूरी कोशिश करते रहो। लेकिन सुनो, लाइट आ गई है तो थोड़ी बातें सुन लो।
तो हेलो हेलो हेलो। सॉरी मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट का इशू हो गया था, सॉरी सॉरी, आवाज नहीं जा रही थी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। क्या कर सकते हैं यार, आवाज नहीं जा रही थी, बड़ा दिक्कत हो गया ना। खैर कोई बात नहीं है, चलिए। अ, इसको मैं समझा दिया हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना देर में बोल लिया लेकिन मामला पूरा गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए काफी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं इस बीच में बहुत देर बोला हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई, लाइट को अभी, सॉरी, आवाज को अभी ही जाना था। बताओ, पूरा चीज नाश कर दिया आवाज यार। चलिए खैर कोई बात नहीं है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं फिर से, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। जा यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला मेरे भाई, कि हमारे जो पूर्वज है वो हम वो अक्सर कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसान काफी ज्यादा धनी है वो खुश रहेगा, जो इंसान गरीब है वो नाखुश रहेगा। मैंने अक्सर धनी को नाखुश और गरीबों को काफी ज्यादा खुश देखा है। वो आगे कहते हैं मेरे भाई कि हमारे जो पूर्वज है लग्जरीज, खुशी देने वाली चीजों से और आराम देने वाली चीजों से हमेशा हम लोगों को दूर करके रखा है, डिसवेड करके रखा है। ठीक है। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज है वो मशीनरी का आविष्कार नहीं कर सकते थे, वो मशीन का आविष्कार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि वो मशीन के गुलाम हो जाएंगे। आगे उन्होंने बोला मेरे भाई, उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा कि जो वास्तविक खुशी है वो हाथ और पैर के रियल इस्तेमाल करने से ही बनता है। आगे वो कहते हैं मेरे भाई, जो कॉमन पीपल है, जो सामान्य लोग हैं, वो बड़े आसानी से, बड़े इंडिपेंडेंटली, बड़े आजादी तरीके से रहते हैं किसी भी झोपड़ी में और अपने एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में काफी अच्छे तरीके से बिजी होते हैं। वो आगे कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जो इंसान को परफेक्ट बना दे। कहते हैं कि मैं पश्चिमी देश से नफरत नहीं करता हूँ, पश्चिमी देश से मेरा कोई नफरत नहीं है, पश्चिमी देश से मैं बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसका उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके लिटरेचर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। ठीक है। आगे वो कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो भगवान पे विश्वास करता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भगवान पे विश्वास एकदम नहीं करता है। आगे बोला गया है मेरे भाई, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को लेकर के, ड्रेस को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुआ है और मैंने ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से रिलेटेड है। यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर अपनाना स्टार्ट कर देगा इंडिया, तो इंडिया के लिए ये रूइन साबित होगा, बर्बाद कर देगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो पूछेगा तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर, लेकिन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑन पूछेगा तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया था। आगे फेरोस जो है वो इजिप्ट का शासक था और गिबन जो सिविलाइजेशन है वो इटली से संबंध रखता था। ये सारी चीजें आप अपने दिल में और दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हर चीज को मैं क्लियर करता हुआ चला गया हूं। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया मेरे भाई, इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं हर दिन शाम को 6 बजे और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।